नाजरीन, आज हम ज़ाब्ता दीवानी या अदालतों के अंदर दीवानी मुकदमात के बारे में जो कानून है, जो प्रोसीजर दिया गया है, जिसके तहत तमाम सिविल केसेस डिसाइड होते हैं, उसके अंदर एक मेजर चेंजेस आई हैं। अभी ये ज़ाब्ता दीवानी दो हिस्सों में है। एक इसका सब्सटेंटिव पार्ट है, 159 सेक्शन है इसके अंदर, और इन सेक्शंस के अंदर कोई तब्दीली अगर करनी हो तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट जाना पड़ता है, और 18वीं तरमीम के बाद ये जो तब्दीली है ये सूबाई हुकूमत कर सकती है। तो इसके सब्सटेंटिव पार्ट में, यानी इसके सेक्शंस के अंदर जो दो तब्दीलियां आई हैं, एक ज़ाब्ता दीवानी का सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट आया है 2018 का, और फिर एक ज़ाब्ता दीवानी का अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 का है। साथ ही साथ ज़ाब्ता दीवानी के अंदर जो दूसरा पार्ट है, जिसे शेड्यूल 1 कहते हैं, ये इसके ऑर्डर एंड रूल्स हैं। और ऑर्डर एंड रूल्स के अंदर अगर कोई भी तब्दीली करनी हो तो उसके लिए हाई कोर्ट के अंदर, यानी मुतलका जो हाई कोर्ट है, उसको ये हक हासिल है कि वो ऑर्डर एंड रूल्स के अंदर कोई तब्दीलियां कर सके। उसके करने का तरीकाकार ये है कि ज़ाब्ता दीवानी के अंदर ही सेक्शन 122, 123 एंड 125, 6, 7, 29 तक ये सेक्शंस हैं कि हाई कोर्ट के अंदर एक रूल्स कमेटी होगी, और हाई कोर्ट की जो रूल्स कमेटी है उसकी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी दी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि इसके अंदर जो शामिल अफराद होंगे उनके अंदर 3 जजेस हाई कोर्ट के, और उनमें भी एक जज साहब ऐसे होने चाहिए जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी से प्रमोट होके, यानी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से वो हाई कोर्ट के जज बने हों, और 2 लॉयर्स ऑफ एमिनेंस या मशहूर और मारूफ जो माहिर वकला हैं वो भी 2 इसके ऊपर नुमाइंदगी रखेंगे, और सीनियर सिविल जज साहब इसके सेक्रेटरी होंगे। और ये वाली कमेटी अगर ज़ाब्ता दीवानी के रूल्स के अंदर कोई तब्दीलियां सजेस्ट करे तो फिर ये इनकी रिकमेंडेशंस या इनकी सिफारिशात जो हैं वो हाई कोर्ट की फुल कोर्ट के पास जाएंगी। फुल कोर्ट से मुराद ये है कि हाई कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस हैं, मसलन लाहौर हाई कोर्ट की अगर स्ट्रेंथ 60 जजेस की है तो तमाम के तमाम जजेस की फुल कोर्ट के पास ये तरमीम जाएंगी, और अगर वो भी इनकी अप्रूवल दे देते हैं, और उनकी अप्रूवल देने के बाद ये मामला सूबाई हुकूमत को जाएगा और कैबिनेट रिकमेंड करेगी, और नोटिफिकेशन गवर्नर साहब कर देंगे। और अगर ऐसा नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर ये वाला पार्ट, यानी सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर एंड रूल्स वाला पार्ट जो है, उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर राइज हो जाएगा और नए ऑर्डर एंड रूल्स आ जाएंगे। इस तरह की एक तब्दीली आई है एक अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल में 1908 के अंदर, ये जो अमेंडमेंट हुई हैं, और वो हैं 2018 के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। कहते हैं कि दीवानी मुकदमा अगर पड़ जाए तो इंसान दीवाना हो जाता है। दादे ने अगर मुकदमा दायर किया और पोते को भी शायद कभी इंसाफ मिल जाए। तो ये जो ज़ाब्ता है ये मौजूद तो अपनी जगह पे है, लेकिन दुनिया भर में इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां कर ली गई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जदीद तकाज़ों से हम आहंग कोई तब्दीलियां जो हैं वो नहीं की गई। नतीजतन अदालतों के अंदर बैकलॉग है, लोग अदालती निज़ाम से मायूस हो चुके, और ये मुतालबा बार बार किया जाता रहा है कि अदलिया सब कुछ करती है लेकिन अपनी रिफॉर्म नहीं करती। और इस चैलेंज को मैं समझता हूँ इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए से मीट किया गया है कि अदलिया ने अपने तीन भी तब्दीलियाँ जो हैं वो कर दी हैं ऑर्डर एंड रूल्स में, और हुकूमत ने भी इसका इदराक करते हुए अमेंडमेंट की है इसके सब्सटेंटिव पार्ट और इसके सेक्शंस के अंदर। क्योंकि मैं इन दोनों के साथ मुंसलिक रहा हूँ, जहाँ तक सूबाई हुकूमत ने जो एक्ट पास किया 2018 में, और जो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया 2020 में, इन दोनों के साथ भी उस कमेटी के अंदर मैं शामिल रहा हूँ, और पंजाब की हुकूमत ने तब्दीलियाँ लेके आए हैं इसमें। और जो रूल्स कमेटी है,
मेरे लिए ये भी एजाज़ की बात है कि मैं उसके मेंबर के तौर पे इन तब्दीलियों के ऊपर हमने काम किया, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इसके चेयरमैन थे और उनके अंडर हमने ये काम किया लगभग कोई 1.5 साल पे मुहित अरसे पे। इस दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हमने ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो डिस्कस की, उनकी राय ली, उनकी सिफारिशात मांगी, और इस सिलसिले में बाकायदा अखबारों के अंदर भी एडवर्टाइज़ किया गया और बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस को भी लिखा गया। और बहुत गौर व खौज के बाद हमने ये तब्दीलियाँ रिकमेंड की। मुझे ये बात कहने दीजिए कि इतने बड़े पैमाने पे सिविल प्रोसीजर कोड में, जो कि 1908 के अंदर बनी थी, तब्दीलियाँ नहीं आई जितनी इससे तब्दीलियाँ आई हैं। इनमें से एक तो बुनियादी तौर पे हमने ये काम किया कि जहाँ जहाँ पे लफ्ज़ में यूज़ हुआ हमने उसको शैल में कन्वर्ट किया, यानी कि हर चीज़ जो है उसको अब मैंडेटरी कर दिया गया है, और हमने हर चीज़ को टाइम बाउंड करने के लिए जो है रिकमेंडेशन दी हैं। और फिर इसके अंदर जो बहुत मेजर चेंज आई कि हमने प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल को अलग-अलग कर दिया है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब होंगे और एक ट्रायल जज साहब होंगे। प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल दोनों अलग-अलग कर दिए गए हैं। अब इससे मुराद ये है कि जब तक केस राइप फॉर हेयरिंग नहीं होता, यानी इशू फ्रेम करने की तारीख तक, इश्यूज फ्रेम करना वो मरहला है जिस पे सिविल साइड पे ट्रायल शुरू होता है। जैसे क्रिमिनल साइड पे जिस वक्त चार्ज फ्रेम होता है तो क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है। तो उस वक्त तक के जो मराहल हैं वो सारे के सारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब जो हैं लुक आफ्टर करेंगे। नया केस दायर हुआ, दायर होने के बाद वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के पास जाएंगे, और ये जो इंतज़ामी जज हैं वो इसकी इब्तदाई सारे मराहल को लुक आफ्टर करेंगे, जिनमें सबसे पहले जब दावा दायर होगा तो दावा दायर होने के बाद जो एक बुनियादी तब्दीली आई है वो ये आई कि दावे के साथ आपने तमाम वो डॉक्यूमेंट तो लगाने ही होते हैं जिनके ऊपर आपने दावे में इन्हिसार किया या जिन पर डिपेंडेंट आपकी प्लीडिंग्स हैं। मसलन ऑर्डर 13 रूल 1 के तहत आपने एक फहरिस्त दाखिल करनी है जो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त है जिनकी बेसिस पे आपने दावा दायर किया, या वो असल डॉक्यूमेंट या उनकी कॉपीज़ लगानी है। फिर उसके साथ ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत एक रिलायंस लिस्ट लगानी होती है कि तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पावर पोजेशन में हैं उन पे भी आप रिलाई करेंगे या किसी और के पावर एंड पोजेशन में है तो इस फहरिस्त को भी साथ लगाना होता है। साथ ही साथ आपने फ़र्द पता या अपना एड्रेस लगाना होता है और लिस्ट भी लगानी होती है वरसा की। ये सारी रिक्वायरमेंट सिविल प्रोसीजर कोड में थी, लेकिन इनके ऊपर इस तरह एम्फेसाइज नहीं किया गया था कि आप जब दावा दायर करेंगे तो तमाम फॉर्म्स और तमाम के तमाम दस्तावेज़ात, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो आप अदालत में फ़ाइल कर रहे हैं उनकी एक एक कॉपी जितने डिफेंडेंट्स हैं उसे लिहाज से आप बनाएंगे। मसलन अगर 3 डिफेंडेंट्स हैं तो आपने 3 कापियाँ तमाम डॉक्यूमेंट्स की दावे समेत जो है दाखिल करनी है, और फिर 2 एक्स्ट्रा कापियाँ भी दाखिल करनी है। वो एक्स्ट्रा कॉपीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्यों दाखिल करनी है, लेकिन अदालत में वो भी दाखिल करेंगे। अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो आपका दावा जो है वो सिरे से कॉम्पिटेंट ही नहीं है और जज साहब देखने के बाद आपका दावा खारिज कर सकते हैं। जब आपने ये दावा दायर कर दिया तो अब ये सब्सटेंटिव पार्ट के साथ मिला के पढ़ें तो ये होगा कि जो प्रोसेस सर्वर है उसने 3 तरीके से इसमें तामील होगी। एक प्रोसेस सर्वर तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाके पर्सनली जाएगा डिफेंडेंट के पास और उसकी तामील करवाएगा। दूसरा, आप इसमें रजिस्टर्ड एडी के ज़रिए से डाकखाने से एक समन उसमें डालेंगे और वो समन भी जो है वो डिफेंडेंट के पास जाएगा। और तीसरा ये है कि कोरियर सर्विस, और हमने कहा कि जहाँ जहाँ पे UMS करवाई जा सकती है यानी डाकखाना है वो कर लें या कोई और प्राइवेट सर्विस अवेलेबल है, लेकिन बहरहाल वो समन इस तरह से भी जाना है। वहाँ पे रजिस्टर्ड एडी से और कोरियर के ज़रिए से सिर्फ समन जाना है, उसकी एक कॉपी उसमें डालेंगे और भिजवा देंगे, लेकिन जो प्रोसेस सर्वर है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके मौके पे जाएगा। यहाँ पे एक नई तब्दीली आई है और वो सब्सटेंटिव पार्ट में ये चेंज हुई कि जब प्रोसेस सर्वर मौके पे जाएगा तो वो एक तस्वीर भी उतारेगा,
उस डिफेंडेंट की जिसकी उसने तामील करवाई या उसके किसी नुमाइंदे ने अगर तामील की तो उसकी तस्वीर उतारेगा। उस जगह पे अगर उसने समन चस्पा किया है तो उसकी भी एक तस्वीर उतार के ले आएगा। तो ये जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी सब्सटेंटिव पार्ट में चेंज आई है कि तमील जो है वो जदीद मीन से यानी व्हाट्सएप के ज़रिए से, बेशक फैक्स के ज़रिए से और इवन जो है टीवी का इस्तेमाल करके और इस तरीके से भी जदीद मीन से या ईमेल करके भी तमील अब करवाई जा सकती है। अब जब वो तमील करवाने के लिए चला गया, अगर तो तमील हो गई है तो कोर्ट ये बावर करेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव जज ये बावर करेंगे कि अगर तमील के बावजूद बंदा नहीं आता तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, स्ट्रेट अवे एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी। और अगर तमील आम तरीके से वो समझते हैं कि मुमकिन नहीं हो पाई तो फिर इश्तिहार अखबार का मरला भी आ सकता है। लेकिन वन गो में ये सारे के सारे मोड्स जो हैं वो पहले एग्जॉस्ट कर लेने हैं माँ सवाए इश्तिहार अखबार के, ताकि हर तरीके से कोशिश की जाए कि जल्दी से तमील हो जाए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लेके आए हैं और वो भी सब्सटेंटिव पार्ट के अंदर ये चेंज आ गई है कि नई तरमीम ये कहती है कि जो प्रोसेस सर्वर है इवन उसको मॉनिटर किया जाएगा और उसकी लोकेशन जो है वो भी देखी जा सकती है कि कहीं उसने वहीं किसी जगह पे बैठ के तो तमील करवाने की कोशिश नहीं की, उसे भी मॉनिटर किया जा सके सचमुच वो डिफेंडेंट के एड्रेस पे गया था। तो ये भी एक नई तब्दीली आई है। साथ ही साथ कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सारा जो है रिकॉर्ड रखना है, ये भी अमेंडमेंट के ज़रिए से आया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जो है वो मेंटेन होगा तमाम के तमाम कोर्ट की कार्रवाई का। अब जो समन्स हैं उनकी फॉर्म भी डिफरेंट है और फॉर्म डिफरेंट ये है कि पहले होता था कि आप फ़लाँ तारीख को असालतन या वकालतन आके जवाब दावा लिखें और दाखिल करें, लेकिन अब जो तब्दीली की गई है उसके तहत ये है कि वेट नहीं करना इस बात का कि जी तारीख जवाब दावे की कब आती है। उस समन में ये लिखा होगा इस तारीख से पहले या उस तारीख तक आप जवाब दावा दाखिल करें, यानी कोर्ट में हाजिर होकर ये उसको मौका अब नहीं देना कि वो ये करता फिरे कि फिर तारीख जिस तरह मिल जाती थी जवाब दावे के लिए और फिर 30 दिन का टाइम मुकर्रर है, उससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकता टाइम। और 30 दिन का मतलब है 30 दिन। पहले होता था आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, हर जाने के साथ मौका, ये वाले मामलात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और कोर्ट जो है लिटिगेशन को जल्दी से कंक्लूड करने के लिए हर चीज़ की टाइम लाइन है। अब जवाब दावा जब आ गया तो उसके जवाब दावे के साथ भी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जवाब दावा दाखिल करते वक्त जो डिफेंडेंट है उसने ये करना है कि जितनी दस्तावेज़ात उसने जवाब दावे के साथ दाखिल की हैं उनकी कॉपी उतनी कॉपीज़ बना के देनी है, पूरा एक सेट जितने प्लेंटिफ हैं। और साथ साथ उसने भी 2 फालतू कॉपियाँ जवाब दावे की और उन डॉक्यूमेंट्स की कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल करनी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब इश्यूज़ फ्रेम करने जा रहे हैं, लेकिन इशू फ्रेम करने से पहले उन्होंने कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड में पहले लिखी हुई थी, लेकिन अब इनको एम्फसाइज करने के लिए और उन पर जोर डालने के लिए बाकायदा शेड्यूल के अंदर अगर आप देखें तो इसके साथ अपेंडिक्सेस लगे हुए हैं और इसके अंदर फॉर्म है, फॉर्म 13, 14 और 15। अब ये जो फॉर्म्स हैं ये बाकायदा भरने हैं, चेक लिस्ट है जो कि पार्टीज़ ने भरने हैं, लेकिन कुछ काम उनके से एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने करवाने हैं। यानी कोर्ट के अंदर जब आप हाजिर होंगे तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब एक तारीख मुकर्रर करेंगे 2-3 रोज़ की कि असालतन हाजिर हों पार्टीज़। फ्रीकैन को असालतन हाज़िरी का पाबंद कर दिया गया है ताकि कोर्ट उनसे कुछ क्लैरिफिकेशंस ले सकती है, सवालात पूछ सकती है, ताकि केस जो है उसको नैरो डाउन कंट्रोवर्सी को किया जाए। जब ये हाज़िरी हो जाएगी तो उसके बाद आ गया कॉन्सेप्ट एडमिशंस और डिनाइल्स का। तो कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जो प्लेंटिफ असर्ट करता है डिफेंडेंट को कि आप इसके हाँ या ना करें, इसे एडमिट करें या डिनाई करें। और इसी तरह से डिफेंडेंट जो है ही इज़ अंडर अ बाउंडन ड्यूटी कि वो भी एक सवालनामा देगा प्लेंटिफ को और उससे पूछेगा कि इन एडमिशंस को आप बताएं कि एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं फलां फैक्ट्स को, तो ये एडमिशन डिनाइल होगी। फिर अगला मरला ये है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी
प्रोडक्शन के लिए फ्रीकैन एक दूसरे को कह सकते हैं। मसलन अगर उसके पार इन पोजेशन में मुखालिफ फ्रीक के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो प्रोड्यूस करे और इनकी प्रोडक्शन भी हो जाएगी। और इसके अंदर अगर कोई लेतो लाल से काम लेगा तो कोर्ट उसके ख़िलाफ़ भी प्रोसीड कर सकती है कि उसको हैवी जो है कॉस्ट डाली जा सकती है और उसको क्लैरिफिकेशन के लिए कहा जा सकता है और क्लियर कट टर्म्स के अंदर कहा जाता है। अब ये जो फॉर्म्स डिवाइस किए गए हैं इनको भरना हर एक को आना चाहिए और ये जो फॉर्म्स हैं इनको भरने का एक तरीक़ाकार जो है वो पूरा एक परफॉर्मा है। उसमें लिखा हुआ है फ्रीकैन का नाम है और उसके बाद लिखा हुआ है कि कौन से फैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर दोनों पार्टीज़ का कोई इख्तलाफ नहीं है, कौन से फैक्ट्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं जिनके अंदर दोनों पार्टियों के अंदर तजाद है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर इसके अंदर ये आ जाएगा कि कौन सी फैक्ट्स जो हैं एक पार्टी एडमिट करती है और कौन सी पार्टी दूसरी पार्टी कौन से फैक्ट्स जो है वो डिनाई करती है। थर्डली उसके अंदर ये बात भी है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कराना चाहते हैं और उन डॉक्यूमेंट की सेहत के बारे में दोनों फ्रीकैन क्या कहते हैं। ये लिखने के बाद उसमें फ्रीकैन का नाम है और वो बताएंगे कि अब कब वो रेडी हैं ट्रायल के लिए और अपना स्केड्यूल ऑफ विटनेसेस उन्होंने दाखिल करना है। ये सिग्नेचर्स दोनों करके दोनों पार्टीज़ जब ये फॉर्म दाखिल कर देंगे और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने अब एक काम करवाना है, हमने जज को कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है, वो एक एक्टिविस्ट हो गया। अभी प्रेजेंटली जिस तरह ज़ाब्ता दीवानी के अंदर कार्रवाई चल रही थी, अगर दोनों फ्रीकैन में से एक चाहे कि मुकदमे के अंदर प्रोग्रेस ना हो तो देयर वाज नथिंग द जज को डू अबाउट इट। लेकिन अब उन्होंने लाजमी ये काम करवाने और फिर एक जॉइंट केस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है कि ये जो प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर केस मैनेजमेंट की एक तरीक़ाकार अख्तियार करना है एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब ने, और उनके लिए भी एक परफॉर्मा बना दिया गया है जो उन्होंने भरना है दोनों फ्रीकैन की मौजूदगी में। और वो पूरी चेक लिस्ट है कि क्या ये सारे मराहल जो हैं इनके ऊपर अमल दरामद हो गया और ये सारा चीज़ें क्लियर कट हो गई। ये करने के बाद पार्टीज़ की मौजूदगी के अंदर इवन उनके सजेशन के ऊपर कोर्ट जो है वो इश्यूज़ फ्रेम करेंगे। अभी हो ये रहा था कि मसलन रिटर्न स्टेटमेंट में जितने आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले लिए वो सारे के सारे इश्यूज़ बन जाते थे। अब कंट्रोवर्सी को समझने के लिए कुछ जो रियली इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर जो है इश्यूज़ फ्रेम होंगे, ताकि जिन पे इश्यूज़ नहीं बनते वो वाली कंट्रोवर्सी क्यों करनी है। तो ये नैरो डाउन कंट्रोवर्सी हो जाएगी और इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद जज साहब एक तारीख डालेंगे 7 दिन की, के 7वें दिन आके आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल करनी है। पहले ये होता था कि बाज़ औक़ात इशू फ्रेम हो गया तो फाइल जो है वो चेंबर में पड़ी रही और नहीं आई और उस पर झगड़ा होता था। अब कोर्ट के अंदर जो है जाके आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल करनी है और आपने रेडीनेस का सर्टिफिकेट देना है कि हम रेडी हैं कि ये वाले विटनेसेस हम प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे बात एक मैं बताता चलूँ कि पहले एक अमेंडमेंट आई थी जिसके ज़रिए ये था कि जिसने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में कोई गवाहान का नाम नहीं मेंशन किया तो उन्हें प्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। तो अब ये अमेंडमेंट ये कर दी गई है कि अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें कि सफिशिएंट कॉज था और किसी गवाह का पेश होना बहुत ज़रूरी है तो अब भी दरख्वास्त दे के परमिशन ली जा सकती है कि आप वो वाला गवाह भी प्रोड्यूस कर लें। अब जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल हो गई तो उसके बाद कोर्ट ने एक ट्रायल के लिए एक और जज साहब के पास केस भेजना है, लेकिन उसको भेजने से पहले 2 बड़े अहम नए ऑर्डर्स इंसर्ट कर दिए गए हैं, 9A और 9B। अब ये ADR के मुतालिक बात हो रही है विच इज़ फैशनेबल नाउ और दिस इज़ अ बज़ वर्ड। मैं तो खैर पिछले 27 साल से इसकी तबलीग ही कर रहा हूँ पाकिस्तान में लाने के लिए। और खुशखबरी की बात यह है कि थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने मेरा एक ड्राफ्ट किया हुआ लॉ ADR एक्ट 2019 बना दिया और उसके साथ ADR के रूल्स भी बन गए हैं, 2020 के रूल्स बन गए। अब सिर्फ एक्रेडिटेशन बोर्ड बनना है। लेकिन ये 9A और 9B ये कहता है कि पार्टीज़ को लाजमन सेक्शन 89A में ये लिखा हुआ है कि आप ADR के लिए पार्टीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो जाएं, लेकिन ये मैंडेटरी रेफरल नहीं था। अब कोर्ट ने लाजमन हर केस के अंदर पार्टीज़ को रेफ़र करना है ADR सेंटर में। ये जो हमारा कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन का एक सिस्टम जो है ऑलरेडी मौजूद है। ये 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने 36 मीडिएशन सेंटर्स बनाए हुए हैं और इन जजेस की
हमने बाकायदा एक्रेडिटेशन की और ट्रेनिंग की, और ये जजेस बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हर केस के अंदर अगर पार्टीज़ एग्री ना करें तो आप इनको भेज नहीं सकते। अब जाना लाजमी है, मानना लाजमी नहीं है, तो हर केस में भेजेंगे अनलेस के कोर्ट समझे कि ये केस ऐसा है कि जिसके अंदर मीडिएशन वगैरह और एडीआर ट्राई नहीं हो सकता, तो इसको कोर्ट के अंदर ही रिजॉल्व होना है। बाकी तमाम केसेस को कोर्ट लाजमी रेफ़र करेगी। और यहाँ तक हमने अमेंडमेंट कर दी है कि कोर्ट जो है एक जिस्ट और समरी भी कोर्ट रेफरेंस भेजते वक्त भेजेगी मीडिएटर को कि आप देखें कि इस केस के अंदर क्या मामला है जिसके ऊपर आपने रिकन्सिलिएशन करने की या मीडिएशन करवाने की और सेटलमेंट करवाने की कोशिश करनी है, तो असल रेफरेंस क्या है ये भी वो भिजवा सकते हैं। अब वो मीडिएशन जज के पास जब लोग जाएंगे तो 30 डेज़ बाद की एक तारीख जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब ही लगा देंगे। आप अब जब मीडिएशन के अंदर जाएंगे और वो सीरियसली ट्राई करेंगे और ये वेल ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 50% केसेस जो हैं वो तो मीडिएशन से ही सेटल हो जाएंगे। अब 30 डेज़ में अगर पार्टीज़ ने बाई कंसेंसस एक सेटलमेंट कर लिया, तो वो सेटलमेंट वापस मीडिएशन की कोर्ट से जिन्होंने इसके ऊपर बतौर विटनेस के साइन करने हैं और पार्टीज़ ने अपनी मर्ज़ी से किया हुआ राजीनामा है, ये कोई फैसला नहीं उन्होंने करना। पार्टीज़ अपनी मजलिस से एक फैसिलिटेटर ने फैसिलिटेट कर दिया वो मीडिएशन का जो हमारा सेंटर है एडीआर जज साहब ने ये कोशिश करके, जो कि ट्रायल नहीं करते, वो सिर्फ एक उनकी ट्रेनिंग है कि वो मसालत की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने राजीनामा करवा दिया और अपने दस्तखत उन्होंने उसके ऊपर कर दिए बतौर एक विटनेस के, तो ये राजीनामा वापस कोर्ट में उन्होंने भिजवाना है और एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब उसके मुताबिक जो है एक डिग्री पास कर देंगे, जो कि ऑर्डर 23 के तहत होती है कि पार्टीज़ कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, अनलेस के वो अनलॉफुल हो ऐसा एग्रीमेंट वो नहीं करेंगे, वरना ही इज़ बाउंड टू पास ए डिग्री। और अगर 30 दिन में सेटलमेंट नहीं हुआ तो मीडिएशन कोर्ट के जज साहब रिपोर्ट करेंगे कि ये सेटलमेंट नहीं हो सका, और अब इस केस के अंदर जज साहब ये करेंगे, ये रिपोर्ट आने के बाद तो कहेंगे जी फलां जज साहब के पास जो कि ट्रायल जज होंगे उनके पास आप चले जाएं और वहाँ पे फिर ट्रायल होगा। अब ये जो ट्रायल है इसके अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डे टू डे ट्रायल होना है और यहाँ पे भी एक टाइम लाइन लगा दी गई है, और वो टाइम लाइन ये है कि विद इन 3 मंथ्स उन्होंने ट्रायल कंक्लूड करना है। और साथ ही साथ इसके अंदर अब ये नई अमेंडमेंट्स जो हैं वो ये भी कहती हैं कि जज साहब ये वाली एविडेंस खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं या लोकल कमीशन भी मुकर्रर कर सकते हैं। अब एफिडेविट्स के ज़रिए से भी किसी फैक्ट्स को माना भी जा सकता है और डिनाई भी किया जा सकता है, ये भी अमेंडमेंट्स ये कह रही हैं। अब जो कॉपीज़ ली थी ना दोनों पार्टीज से शुरू में के दस्तावेज़ात की 2 एक्स्ट्रा कॉपी थी, उनका मकसद ये है कि लोकल कमीशन के पास असल फाइल जो है वो नहीं भेजी जाएगी, बल्कि वो इनकी कॉपीज़ जो हैं जो हमारे पास पूरा पलंदा मौजूद था वो पलंदा कोर्ट जो है उनके पास भेजेंगी, असल फाइल उनके पास देंगी, और जो लोकल कमीशन है उसके मुताबिक जो है एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। और उसके ऊपर अगर वो किसी डॉक्यूमेंट के बारे में किसी को ऑब्जेक्शन होती है कि अंडर द लॉ ये एडमिसिबल नहीं है, तो वो उसको एडमिट करेंगे और इसका एतराज़ का फैसला भी फाइनली जब जज साहब केस डिसाइड कर रहे होंगे तो वो देख लेंगे कि इसकी क्या फेट है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर केस जो है वो रुकेगा नहीं, केस ने फिर आगे चलना है। और साथ ही साथ आपको ये मैं बात बताऊं कि एक मेजर चेंज ये है कि रिटन स्टेटमेंट का जो पीरियड है उसको रोकने के लिए अगर किसी ने मिसलेनियस एप्लीकेशन दी ऑर्डर 7 रूल 11 की तो वो दे सकते हैं, या रिटन स्टेटमेंट में भी वो ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये वजह नहीं बनेगी मुकदमे को रोकने की और उससे ताख़ीर बिल्कुल नहीं होगी, वो अपनी जगह पे चलनी है। अब जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पास करने का अख्तियार है, मसलन स्टे एप्लीकेशन वगैरह, जब तक केस एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के पास है तो सब चीज़ों को वो डील करेंगे। और जब अब ट्रायल कोर्ट में चला गया तो कोई अगर एप्लीकेशन आएगी तो वही ट्रायल कोर्ट के जज साहब उसको जो है वो डिसाइड करेंगे। ये दोनों स्टेजेस अलग अलग हैं। अब डे टू डे हेयरिंग हो गई और इसमें एक और बड़ा दिलचस्प जो है वो अमेंडमेंट ये की है वो ये कि स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स दाखिल करना दोनों पार्टीज़ के लिए लाजिम कर दिया गया है। और वो स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स जो है वो अपने सारे के सारे आर्गूमेंट्स की जस्टिस में होगी और केस लॉ जो है ये लगाना मैंडेटरी हो गया दोनों पार्टीज़ के लिए। अब जब वो ये दाखिल कर देंगे तो उसके दाखिल करने के बाद कोर्ट जो है 7वें दिन की एक डेट डालेगी और उस दिन वो आर्गूमेंट सुनेंगे। आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने एक डेट डालनी है 14वें दिन की, जो
सब्सटेंटिव पार्ट है उसमें और प्रोसीजरल पार्ट में एक फ़र्क है कि एक दिन ज़्यादा है वहाँ पे इसको डिसाइड करने के लिए, और यहाँ पे एक दिन कम है, वहाँ 15 दिन लिखे हैं या 14 दिन लिखे हैं, बट मेन लॉ विल होल्ड द फील्ड। तो खैर वो 15 दिन की एक तारीख लगाएंगे। उस दिन उन्होंने फौरी तौर पे ये काम करना है कि ऑर्डर भी अनाउंस करना है, साथ ही साथ जजमेंट एंड डिग्री की कॉपी दोनों की दोनों मिलेंगी। ये नहीं है कि जजमेंट अनाउंस होगी और डिग्री जो बाद में बनाई जाएगी, ये डिग्री भी साथ ही प्रिपेयर होनी है और उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त दोनों चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। पार्टीज कॉस्ट दे के जब मर्जी ले लें, लेकिन ये मैंडेटरी हो गया कि आपको नकल के लिए अब अप्लाई नहीं करना, वो मिलेगी। जब वो नकल आपको मिल गई तो उसके बाद कोर्ट जो है इसको ऑटोमेटिक कन्वर्जन करेगी एक्सिक्यूशन के अंदर, बिल्कुल जैसे रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस में है कि बैंकिंग केस के अंदर इजरा जो है वो अलग से दायर नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे भी दावा जो है उसके बाद इजरा वही वाली कोर्ट जो जजमेंट अनाउंस करेगी उसमें कन्वर्ट कर देगी, लेकिन वो इतना पीरियड का ख्याल कर लेंगे एक्सिक्यूशन में कि जितना अपील के लिए ज़रूरी होता है, ताकि अगर किसी पार्टी ने अपील करनी है तो अपील कर लें। अब अपील वाली जो अदालत है उसने नए सिरे से लोगों की सर्विस नहीं करवानी, जो पहले वाली सर्विस है वो सफिशेंट है, वो नीचे का रिकॉर्ड जो है उनके पास पहुंच जाएगा और वो इजरा वाली अदालत को ये डायरेक्ट करेंगे कि पार्टीज़ को कहें कि वो ऊपर वाली कोर्ट के अंदर फ़लाँ तारीख को हाज़िर हो जाएं, तो ये भी एक वक्त बच जाएगा। और जब वो अपील वाली अदालत को यहाँ तक लिख दिया गया है कि अगर नीचे वाले फ़ैसले से वो अग्री करें तो उन्हें रीज़न्स देने की ज़रूरत नहीं है, अगर नीचे वाले फ़ैसले को वो तब्दील करें, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करें या टर्न अराउंड करें तो फिर रीज़न्स देने हैं, ये भी लिख दिया गया है। और इसके बाद अपीलेट कोर्ट जो है वो जब केस डिसाइड कर ले तो आगे ये अमेंडमेंट्स ये भी की गई हैं कि अब जो सेकंड अपील है उसके लिए भी अख्तियार को महदूद कर दिया गया। तो ये हर केस के अंदर जो है वो RSA जो है वो कंपोनेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे केसेस जिनके अंदर अमाउंट है वो हैवी अमाउंट 25 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो सेकंड अपील होगी, वरना नहीं होगी। इसी तरह से टाइमलाइन लगा दी गई है कि अपील का फ़ैसला जो है वो भी करना जो है 30 डेज़ के अंदर ज़रूरी है, और अगर रिवीजन कॉम्पिटेंट है और रिवीजन की गई है तो रिवीजन के लिए भी वो वक्त मुकर्रर कर दिया गया कि यहाँ भी 30 दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं लगेंगे। तो अपीलेट लेवल के ऊपर भी टाइम जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारी कमेटी ने की है, मैं समझता हूँ कि लोगों की मेजरीज शुरू तब होती हैं जब उनके हक़ के अंदर कोई डिग्री पास होती है। वो एक कागज़ का टुकड़ा है, जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो तो किसी के किस काम का। तो हमने ऑर्डर 21 के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर है, इसके कुछ 100 सेक्शंस हैं, 100 रूल्स हैं, तो हमने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। हमने ये किया कि जैसे ही डिग्री पास होगी तो मुखालिफ फरीक की अगर जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच नहीं है तो प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी, या उसे अगर मनी डिग्री है तो उसे कहा जाएगा कि अमाउंट जमा कराओ या उसकी श्योरिटी जमा करवाओ। और इसके अंदर ये भी हमने कर दिया है कि एलिनेशन वगैरह प्रॉपर्टी की फर्दर जो है वो कोर्ट की परमिशन के बगैर नहीं की जाएगी, और मुतलका जो महकमे हैं यानी रेवेन्यू का अगर महकमा है तो वहाँ पे भी इंदराज कर दिया जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन होती थी कि नया ख़रीदार आ जाता था, अब अगर कोर्ट से परमिशन लेंगे तो फिर प्रॉपर्टी आगे बेच सकेंगे, इस तरह से आगे नहीं बेची जा सकेगी। बल्कि हमने अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38 के अंदर भी ये चेंजेस कर दिए हैं कि अगर अटैचमेंट प्रॉपर्टी कोर्ट ये समझे कि प्रमा फिशाई केस किसी का बनता है तो वो डिफेंडेंट को ये कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी जो है इसकी सिक्योरिटी जो है कोर्ट के अंदर दो, ताकि कल को अगर डिग्री हो तो उसको वसूली हो सके, तो उसी स्टेज पे ये कर देंगे, वरना प्रॉपर्टी अटैच भी हो सकती है। ये वाली कंडीशंस भी स्ट्रिंजेंट कर दी गई हैं ताकि लोगों को दीवानी मुकदमा लड़ने के बाद कोई इंसाफ मिलने का उम्मीद नज़र आए, क्योंकि अभी तो लोगों के अंदर बड़ी मायूसी है। और ये जो टाइमलाइन है अगर इसको पूरी तरह से फॉलो अप कर लिया जाए तो 6 महीने से ज़्यादा कोई मुकदमा जो है दीवानी नहीं चलेगा, फिर इसकी अपीलें भी बड़ी जल्दी जल्दी डिसाइड होनी है। तो ये आपकी सारी लिटिगेशन बहुत कर्टेल हो जाएगी, सिस्टम जो है वो डिलीवर करना शुरू कर देगा। जब सिस्टम डिलीवर करेगा तो लोगों का एतमाद अदालतों के ऊपर भी बढ़ेगा और लोग वकला से भी खुश होंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में अप फ्रंट फी लेते हैं और हमारे पास अगर एक दावा जो है वो पड़ा रहे मेरे चैम्बर के अंदर और अभी जो 12-14 साल लग जाते हैं एक सिविल केस को डिसाइड होने के लिए, मेरे वो किस काम का। मुझे तो शायद एक
₹5 पेशी नहीं पड़ जाती। तो इस तरह से अगर क्विकली मामला रिजॉल्व होंगे तो लोग अदालतों से बाहर भी कानून को अपने हाथ में लेंगे और लोग सब के सब खुश होंगे इस पे। अब हमने बावजूद एक बात की थी कि नोटिफिकेशन जो है वो चीफ जस्टिस साहब करेंगे और इन तरमीम को बाई वे ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स हम लेके आएंगे। उस वक्त हमने 3 डिस्ट्रिक्ट चूज किए थे पंजाब के अंदर, और पंजाब बहुत बड़ा है, आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि हम वैसे तो 62% ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन 84% लिटिगेशन सिर्फ पंजाब में है और ये चैलेंज बहुत बड़ा है। इधर बैकलॉग भी बहुत बड़ा है। इधर 3 बुनियादी कल्चर हैं, एक हमारी सराइकी बेल्ट है, एक हमारी पोठवारी बेल्ट है और एक हमारा सेंट्रल पंजाब है। तो हमने 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए थे, मुजफ्फरगढ़ और कसूर और जेलम, इसी लिहाज से कि ये जो हमारा कल्चर है। तो हमने ये सोचा कि 6 माह के लिए यहाँ पे एज ए पायलट इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में ये गुंजाइश मौजूद थी कि दीज अमेंडमेंट्स विल बी एप्लीकेबल टू द डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर अ पीरियड टू बी नोटिफाइड बाय द चीफ जस्टिस। और ये अब 2018 के अंदर हम इनको जो है लॉन्च किया था। ये इनिशियली ये जो हमारी कमेटी है सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बनाई थी और जस्टिस यावर अली का बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर काम है, और हमने भाई क्या कहता हूँ रोटेशन हमने फुल कोर्ट भी करवाई, और इंटरम गवर्नमेंट थी जो पिछली हसन नसरी रिजवी साहब की, उस ज़माने के अंदर ये नोटिफिकेशन उस कैबिनेट ने किया था। और इन 3 डिस्ट्रिक्ट के जजेस को हमने बाकायदा ट्रेनिंग भी दे दी थी, और अब हमने लॉयर्स को ट्रेनिंग देनी थी, तो उस मरले पे ये काम रुक गया। तो अब ये रिसेंटली इन्होंने ये 2 नवंबर से इन सारी तरमीम को एप्लीकेबल कर दिया, और जब एप्लीकेबल किया तो चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं की, ना लॉयर्स की गई है, ना कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स की गई है, ना जजेस की गई है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन इससे अराइज हो रहा है और लोग बड़े परेशान हैं, बढ़ के स्ट्राइक की कॉल भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो बेहतरीन हाल ये है कि मिल बैठना चाहिए सबको अपने साथ, और आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि एक नोटिफिकेशन जो है कुछ एरियाज़ के लिए किया जाए और पायलट्स चलाए जाएँ और उनको कम से कम 6 महीने रन किया जाए। इसमें कोई कमी पेशी है नई, बिल्कुल एक चीज़ आ गई है और नया ट्रायल जो है सिविल हो रहा है, और ये सारी की सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो इसको कोई भी अक्ल कुल नहीं होता। हो सकता है कि इनमें से कुछ तरमीम ऐसी हों जिनको रिविज़िट करने की ज़रूरत हो, चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो। मैं समझता हूँ कि एक बेंच बुक भी बननी चाहिए जिसके ज़रिए से जजेस की भी ट्रेनिंग जो है जुडिशल एकेडमीज़ में भी की जाए, वरना इनके डिस्ट्रिक्ट्स में जाके। और इसी तरह जो लॉयर्स हैं और ख़ास तौर पे जो सीनियर लॉयर्स हैं जो उस्ताद कहलाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको इसके अंदर कॉन्फिडेंस में लेके ये करना बहुत ज़रूरी है। बार के अहदेदारान और जज साहबान को आपस में बैठ के कोई इसका ये रास्ता निकालना चाहिए कि इसको बाई वे ऑफ पायलट्स पहले ले आएँ, ताकि बतदरीज इसको हम एप्लीकेबल करें। अगर नहीं तो फिर भी चैलेंज ये है कि फिर हमें जंगी बुनियादों पे कोशिश करके ये करना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग जो है ये सारे स्टेक होल्डर्स की करनी बड़ी मस्ट है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इतनी शानदार तरमीम जो कि एक बड़ा मेहनत, इसके जान जोखों का काम है, इस पर बड़ी मेहनत की गई है और इसके बाद इन पर बड़ा गौर खोज किया गया, कहीं इस झगड़े की नज़र ना हो जाए, क्योंकि जो सफ़र कर रहा है वो तो मेरा आम लिटिगेंट है, हु इज़ सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम। उससे तो अदालत में आके इंसाफ मिलना चाहिए, और वही है जो पे मास्टर है मेरा एज ए लॉयर, कोर्ट का सारे अमले का ये सारा निज़ाम उसके लिए ही है। और उसको इससे फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप हड़ताल पे चले जाएं और एक दूसरे की बात ना सुने। तो मैं समझता हूँ इस डेडलॉक को रिमूव करना चाहिए। आइडली तो यह है इसको बाई वे ऑफ पायलट्स लेकर आएँ, और बाई वे ऑफ पायलट नहीं लाना चाहते तो फिर लोगों की ट्रेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये जिस तरह से अभी प्रैक्टिस हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहा। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें, मसलन कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये बात आ रही है कि वो कहते हैं ये परफॉर्मा पहली स्टेज के ऊपर ही जो है ना वो भरवा लिया जाए। ये तो इसका आइडिया ही नहीं था। तो ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, बट दिस इज़ अ ग्रेट चेंज। आप देखें वुल्फ रिफॉर्म के बाद इंग्लैंड के अंदर भी टोटली ये कंसेप्ट चेंज हो गया। अब केस मैनेजमेंट दुनिया में एक नेसेसरी चीज़ है। हमने इसके अंदर ऑटोमेशन वगैरह भी करनी है, हमने आईटी का भी यूज़ करना है, जदीद मीन्स के लिए भी इसके अंदर जो है वो गुंजाइश फराम की गई है। तो हम एक नए मॉडर्न एरा की तरफ जा रहे हैं और दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। तो ये चेंजेस जो हैं ये तो बहुत नेसेसरी थी और लाजमी थी। आप भले कमर्शियल कोर्ट्स की काम बात कर लें या किसी और कोर्ट की, प्रोसीजर तो यही है, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल साइड पे क्रिमिनल प्रोसीजर वही लगना है। किसी चीज़ को आप
फास्ट ट्रैक पे नहीं डाल सकते जब तक कि प्रोसीजर जो है उसके अंदर ही डिलीवरी जो है वो पूरी तरह से ना हो रही हो, और इसके ऊपर डिबेट जो है वो बहुत ज़रूरी है और सब तरफ करनी चाहिए। तो मैंने अपने इतनी कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि इन दी नटशेल ये तरमीम हैं क्या। बीइंग आर्किटेक्ट, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, आई बिलीव सो कि ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आपके साथ की जाए। और अभी ये शुरू हुई है ये बात, हम चल के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जा रहे हैं, जज साहबान के साथ भी बात करना चाह रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज के साथ भी बात करना चाह रहे हैं, मीडिया का भी रोल है उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी हेल्दी डिस्कशन है जो बहरहाल इतनी देर के बाद देर आए दुरुस्त आए कि हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए ये रास्ता एक बताया। और इसमें हमें कॉपरेशन बड़ी ज़रूरी है। कॉपरेशन हमें गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलना है, जुडिशरी को भी चलना है, इसके साथ मीडिया भी चलेगा, हमारे लॉयर्स कम्युनिटी भी चलेगी। हम सब लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, अलग-अलग बात कर रहे हैं। अगर मिल के बात करेंगे, अभी तो इसके अंदर IT वगैरह इस तरह भी हम ला सकते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारी काम हो सकते हैं। हमें IT के भी रूल्स बनाने हैं, हमें कोविड-19 की सिचुएशन के बाद कोर्ट में इतनी क्राउडिंग जो है वो भी नहीं करनी होगी। हम सबको होमवर्क करना है और कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन दुनिया भर में ज़रूरी होती है। सबको सब कुछ नहीं आता, नए कॉन्सेप्ट्स जो है सीखने पड़ते हैं और वो हम सबको सीखने। थैंक यू वेरी मच।